हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग हैं और आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो ये 4 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो शिफ्टिंग, पीपीसी के शिफ्टिंग के बारे में जानेंगे। दूसरा पीपीसी के रोटेशन के बारे में जानेंगे। तीसरा फिजिबल और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग शिफ्टिंग इन पीपीसी की तरफ। पीपीसी के शिफ्ट का क्या मतलब है? पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसका डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था, जिसके शॉर्ट फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। ये कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिस ग्राफ में ये दिखाया जाता है कि कैसे दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजीज को पूरी तरीके से और इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके जितने कॉम्बिनेशंस मिलते हैं उन सारे कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीपीसी होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर इफ इट हैपेंस यानी जब शिफ्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं पीपीसी के शिफ्टिंग के बारे में, तो ये कब होगा यानी पीपीसी कब शिफ्ट करेगा? पीपीसी जब तब शिफ्ट करेगा जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए चेंज कर दिया जाए। यानी हमने जाना है कि पीपीसी दो गुड्स के बारे में, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग लेते हैं। तो जब दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को या टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया जाए तो पीपीसी में शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। यानी रिसोर्सेज अगर दोनों गुड्स के लिए बढ़ाया जाए या रिसोर्सेज को कम कर दिया जाए दोनों गुड्स के लिए, तो यहाँ पर पीपीसी में शिफ्टिंग आएगा। या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया जाए दोनों गुड्स के लिए, या टेक्नोलॉजी को डिग्रेड कर दिया जाए, डाउनग्रेड कर दिया जाए दोनों के लिए, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग होगा पीपीसी का। और ये शिफ्टिंग दो तरह का होता है, एक है राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। राइटवर्ड शिफ्टिंग के होने का क्या कारण है? राइटवर्ड शिफ्टिंग के होने का कारण है, पहला नंबर है इंक्रीज इन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को बढ़ाना। अगर रिसोर्सेस को बढ़ा दिया गया है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है वहां पर पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। दूसरा रीजन है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स। ध्यान रहे ये दोनों चीज चेंज करता हो कितने गुड्स के लिए? दोनों गुड्स के लिए। तो जब रिसोर्सेज बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए दोनों गुड्स के लिए तो यहाँ पर पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगा? जब रिसोर्सेज दोनों गुड्स के लिए घटा दिया जाए या टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स का जो है वो डिटोरिएट हो जाए यानी आउटडेटेड हो जाए। तो जब दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो आउटडेटेड हो जाता हो या रिसोर्सेज कम हो जाता हो तो उस केस में पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। पीपीसी का शिफ्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बाइज्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बाइज्ड है। राइटवर्ड शिफ्टिंग इन पीपीसी और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगा? ये बटर, दो गुड्स यहाँ पर दिखाया गया, बटर और गन्स को। ये देखिए गन्स का प्रोडक्शन और बटर का प्रोडक्शन, यहाँ पे रिसोर्सेज को बढ़ाया गया है। जब रिसोर्सेज को बढ़ाया गया तो क्या देखने को मिल रहा है हमको? वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि गन्स का भी प्रोडक्शन और बटर का प्रोडक्शन, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बायस्ड नहीं लिखेंगे, अनबायस्ड लिखेंगे, अनबायस्ड। आप इसको करेक्ट कर ले, अनबायस्ड टेक्नोलॉजी, बायस्ड नहीं। ओके, अनबायस्ड टेक्नोलॉजी यानी दोनों के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो सेम यूज किया जाए तो उस केस में क्या होगा? तो ये हमारे सामने था कि किस तरीके से जो है वो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर अभी देखिए प्रोडक्शन लेवल हमारा, एक गन का प्रोडक्शन कितना है? ये हमारा गन का प्रोडक्शन है, ये गन का प्रोडक्शन एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे बटर का प्रोडक्शन है। अब ये देखें कि राइटवर्ड शिफ्टिंग क्या है, यहाँ पर गन का प्रोडक्शन बढ़ गया और बटर का प्रोडक्शन भी क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो ये राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। ये कब होगा? जब टेक्नोलॉजी दोनों के लिए अपग्रेड हो जाए और रिसोर्सेज दोनों के लिए बढ़ जाए। इन दोनों सिचुएशन में पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। वही लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगा? पीपीसी के लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होने का, ये है पीपीसी के लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होने का ग्राफ। ये अभी प्रोडक्शन लेवल हम देख रहे हैं कि गन का प्रोडक्शन यहाँ है और बटर का प्रोडक्शन इस लेवल पे। अभी देखिए पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है ना, तो हम खुद देख रहे हैं कि गन का प्रोडक्शन घट गया और बटर का ही प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो ये कब हुआ? ये तब होगा जब हम रिसोर्सेज, हमारा रिसोर्सेज दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो कम हो जाए या फिर दोनों गुड्स के
प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो जाए, तो उस केस में पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए। अब हम बात करेंगे पीपीसी के रोटेशन के बारे में। रोटेशन तब होता है जब एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट मूव कर रहा हो, जस्ट लाइक अ क्लॉक। एक क्लॉक में क्या देखते हैं कि मिडिल सेक्शन फिक्स होता है और दूसरा रोटेट करता रहता है। तो पीपीसी का रोटेशन कब होगा? पीपीसी के रोटेशन होने का सिचुएशन ये है कि जब किसी एक गुड्स के लिए या तो रिसोर्सेज बढ़ाया जाए या किसी एक गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दिया जाए, तो उस केस में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वहां पर पीपीसी क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। तो इस तरीके से ये कब होता है, जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गुड्स के लिए बदला जाए, यानी वन गुड्स के लिए सिर्फ चेंज कर रहे हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। और ये जो रोटेशन है ये दो तरह का होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया गया आपको। रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बायस्ड है और यहाँ पर क्या किया गया, बटर के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया गया। तो बटर के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, तो पहले बटर का प्रोडक्शन ओबी लेवल पे था, अभी बटर का प्रोडक्शन ओसी लेवल पे हो गया, यानी बटर का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आप खुद देख रहे होंगे कि जो पॉइंट था पहले बी पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ चला गया, बी से सी पॉइंट पर चला गया। तो ये कैसा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे रोटेट करता है तो ये क्लॉकवाइज रोटेटर है। ये कब होगा, जब वाई एक्सिस पे जो गुड्स है उसके लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दे या उसके प्रोडक्शन के लिए वाई एक्सिस पे मौजूद जो गुड्स है उसके प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को बढ़ा दिया जाए। दूसरा सिचुएशन है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम कब देख रहे हैं, ये हमारे सामने ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हमारे सामने रोटेशन है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कब होगा, जब हम एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है, एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है उसके प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज बढ़ा दे या उसके प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दे। तो यानी यहाँ पर गन्स के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है, ये रिसोर्सेज को बढ़ाया गया। तो हम देख रहे हैं गन्स का प्रोडक्शन पहले ओए लेवल पे था, अभी जो है ये बढ़ करके ओसी लेवल पर आ गया, यानी गन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, जबकि बटर का प्रोडक्शन अपने लेवल पर ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो क्लॉक ऐसे जाता है और एंटी क्लॉक ऐसे होता है, तो ये एंटी क्लॉक रोटेशन है। फिर हम बात करेंगे अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन। पीपीसी के अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, those combination which can be produced with the help of given resources and technology। यानी अटेनेबल कॉम्बिनेशन उसे कहा जा रहा है जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज और अवेलेबल टेक्नोलॉजी की मदद से। यानी जो रिसोर्सेज मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको उस रिसोर्सेज और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जितने कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उन सारे कॉम्बिनेशन को हम अटेनेबल या फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी कहेंगे। अनअटेनेबल और नॉन फिजिबल क्या है, इसी डेफिनेशन में इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन विच कैन नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे चेंज हुआ, यानी उन कॉम्बिनेशन को अनअटेनेबल या नॉन फिजिबल कहा जा रहा है जिसका प्रोडक्शन नहीं हो सकेगा विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। यानी जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन हम कर पाएंगे वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, और जिस कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे वो नॉन फिजिबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। आइए ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ में जो पॉइंट दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट बी, ये तीनों पॉइंट अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, जबकि और ये पॉइंट सी और बी पर जो प्रोडक्शन है ये इफिशिएंट पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है इफिशिएंटली। जब इनइफिशिएंटली यूज करेंगे तो जो पीपीसी का जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो पीपीसी के अंदर होगा अगर इफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन करें। आपको ध्यान हो कि पीपीसी के डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि पीपीसी का जो ग्राफ है वो सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन को लेता है जहां पर रिसोर्सेज का फुल्ली इस्तेमाल हुआ हो और जहां पर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया गया। यानी फुल्ली और एफिशिएंटली इन दोनों में एक भी चीज मिसिंग होगा तो वहां पर जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन तो पॉसिबल होगा लेकिन वो प्रोडक्शन इफिशिएंट नहीं होगा, इनइफिशिएंट होगा, और वो पॉइंट पीपीसी के अंदर होगा। यहाँ पर ए पॉइंट जो है इनइफिशिएंट पॉइंट है, इनइफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जबकि सी और बी पॉइंट इफिशिएंट पॉइंट है।
वही डी पॉइंट जो आपको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ये अनअटेनेबल या नॉन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो किया जा रहा है, यानी जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे डी पॉइंट पे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था इफिशिएंसी और इनइफिशिएंसी के बारे में, यानी इफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और इनइफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है वो बताता है थिंग्स एज दे आर, यानी जो चीज जैसा है उसको वैसे ही बताया जा रहा है, किसी की चीज किसी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करा जा रहा है। लाइक अगर एक स्टेटमेंट दिया जाए कि जीडीपी इंडिया का 5% पे है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये बताया जा रहा है कि जीडीपी क्या है इंडिया का, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ जीडीपी। अब ये स्टेटमेंट जो है, यानी जो पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं या जो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं, इसको हम डेटा वाइज वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट पर बेस्ड होता है और इसको वेरीफाई किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट दिया जाए या पॉजिटिव साइंस है जहां पर, वो हमेशा सही ही साबित हो। पॉजिटिव स्टेटमेंट मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। अगर किसी बंदे ने अगर ये कह दिया कि इंडिया का जीडीपी 7% पे करंट ईयर यानी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी जो है वो 7% रहने का अनुमान है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वो बता रहा है। लेकिन क्या वो फैक्ट बोल रहा है, क्या वो ट्रू बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। आप जब डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं 5% के अराउंड या 4% के अराउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो था तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत था। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि वो एक किसी चीज के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में बताता है कि वो कैसा है। यानी जस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट निकल रहा हो जिससे आपको ये लग रहा हो कि व्हाट इज द सिचुएशन या थिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि थिंग्स एज दे आर, तो आप समझ जाए कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है। इसके अपोजिट में जो दूसरा इकोनॉमिक एनालिसिस है वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव साइंस बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सिचुएशन। यहाँ पर कोई आइडियल सिचुएशन के बारे में बात हो रहा है कि क्या होना चाहिए। आप इन स्टेटमेंट्स को यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट को आप इंपेरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। अब अगर किसी ने आकर के कह दिया कि जीडीपी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये एक स्टेटमेंट वो दिया जा रहा है कि अगर प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जाएगा तो इससे जीडीपी इंप्रूव होगा। ये कोई बता रहा है कि ये होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम रखेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कैटेगरी में। नॉर्मेटिव कैटेगरी में हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस हम इसको कहेंगे। ये एक्चुअली में ना सजेस्टिव नेचर का होता है, यानी इसमें सजेशंस दिया जा रहा होता है। ये यूं कह सकते हैं किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का जजमेंट है, वैल्यू जजमेंट है, वो अपना ओपिनियन दे रहा होता है। एंड एन ओपिनियन कैन नॉट बी चेक्ड एज इट इज एज ट्रू और फॉल्स। एक ओपिनियन को आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है, क्योंकि वो उसका सजेशन है और सजेशन को आप गलत और सही नहीं कह सकते। दिस स्टेटमेंट स्टेट वेदर डिफरेंट मैकेनिज्म टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर डिजायरेबल और नॉट। मतलब ये कि इकोनॉमिक स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का जो स्टेटमेंट होता है, ये सिर्फ ये बताता है कि जो अलग अलग मैकेनिज्म है, क्या उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग मैकेनिज्म है, उसमें से कौन सा मैकेनिज्म डिजायरेबल है, कौन सा मैकेनिज्म डिजायरेबल नहीं है। यानी व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी, ये सिर्फ हमको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस से पता चलता है। तो यहाँ पर दोनों बात हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बता रहा है व्हाट इज द सिचुएशन, और यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बता रहा है व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए। तो ये था आज का वो 4 पॉइंट्स डिस्कशन जिस पे हम लोगों ने डिस्कस करा। आइए आपको उस क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीपीसी व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी रिड्यूसेस। अगर किसी देश में बेरोजगारी कम होती है तो उससे पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीपीसी, पीपीसी पे क्या इफेक्ट होगा जब टेक्नोलॉजीज नए टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर किया जाए। ये दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग अपने कॉपी पे कर लेंगे और जब ओपन होगा तो उसमें हम लोग उसको चेक करेंगे, या कभी ऑनलाइन क्लासेस में आए तो उन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना।